अच्छा, एक तो आपका जो मैथ का मैंने कहा था कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो पेज 10 है और एग्जाम्पल 41, पेज 10 एग्जाम्पल 41, सर हमारे पास नोट्स नहीं है, वो क्या पेज करें? नंबर 10 और एग्जाम्पल है। सर जिनके पास नोट्स नहीं है वो क्या करें? जिनके पास नोट्स नहीं है वो मौज करे। ये तो बड़ा ऑकवर्ड क्वेश्चन नहीं है, तो फिर तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि ना पढ़े। तो पहले तो वो मुझे वो ये बताएं कि नोट्स क्यों नहीं है, फिर मैं उसको अगला अगला आंसर करूंगा। जी, क्यों नहीं है नोट्स, पहले तो ये बताएं। सर ये ही नहीं किसी ने। लिए ही नहीं, हाँ ये सबसे अच्छा आंसर है, लिए ही नहीं। तो बेटा नोट्स होने के लिए नोट्स लेना जरूरी है, ठीक है ना। तो कॉलेज आके आप किसी टाइम पे ले जाएं, तो इसका मतलब अभी आपने पढ़ना ही नहीं स्टार्ट किया, क्योंकि ये जो स्लाइड्स है ना, तो मजबूरी है। आपको ऑनलाइन पढ़ानी थी, अब कैसे किया जाता, तो हमने आपको कुछ दिखाना तो था ना। तो असल चीज या डिटेल कह लें तो वो तो नोट्स हैं, उसके ऊपर एक्सरसाइज भी है। इसका मतलब आपने फिर कोई एक्सरसाइज भी स्टार्ट नहीं अभी की ना। तो आप किसी दिन आप कॉलेज में आके तो आप ले ले। फिलहाल क्या करें, किसी भी एक दोस्त को अपने जिनके पास नोट्स हैं उन्हें कह दी कि वो एक ही तो क्वेश्चन है उसकी पिक देके आपको व्हाट्सएप कर दें, तो वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है जी। तो बाकी कोशिश करें कि आप अपने अपने जो नोट्स हैं ना वो जरूर कलेक्ट करें, ताकि आप बाकी एक्सरसाइजेस, क्योंकि रोज रोज तो नहीं आपको कोई इस तरह की हेल्प करेगा, तो आपके पास होने चाहिए। फॉर द टाइम बिंग वो एक छोटी सी स्टेटमेंट है, 2 लाइनें सिर्फ। आप किसी दोस्त को अपने को कह दें कि वो आपको व्हाट्सएप कर दे उसकी पिक दे, तो आपका आज का तो मसला कम से कम सॉल्व हो जाए। तो हमने स्टेटिस्टिक्स में जो मेन टॉपिक स्टार्ट किया था वो था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और कल भी हमें समझ आ रही है कि डेटा बहुत सारी रीडिंग्स आ जाती हैं, तो हमें यह सीखना चाहिए कि किसी को कम्युनिकेट करना हो या ऐसे तरीके से डेटा लिखें कि पढ़ने वाला कहे कि हाँ वाकई ये तो मुझे सब पता चल रहा है क्या है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हमें उसको बताने की बैठ के जरूरत नहीं है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, बल्कि खुद ही वो सारा कुछ उसको नजर आ रहा है, पिक्चर बड़ी क्लियर है, बड़ी सही तरीके से देखें। अगर आपकी फर्ज करें आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आप पढ़ने वाले को समझ नहीं आ रही, तो आपसे पूछेगा अच्छा ये क्या लिखा है, क्योंकि आप तो अपनी ज़ाहिर हैंड राइटिंग पढ़ते हो, अच्छा ये क्या लिखा है, इसका ये नहीं मुझसे पढ़ा जा रहा, ये पढ़ दो, सिंपल इज दैट। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर वे से लिखा हुआ होगा तो वो आपकी जरूरत नहीं है, वो खुद ही पढ़ लेगा। तो यही मैं यहाँ पर भी कह रहा हूँ। समझ लें ये जो डेटा इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये पुअर हैंड राइटिंग है, नहीं पढ़ी जा रही, क्या है समझ नहीं आ रही, क्या क्या नंबर लगे हुए हैं, कोई 87 है, कोई 88 है, प्लांट्स की हाइट है। लेकिन अगर इसी डेटे को मैं अच्छी हैंड राइटिंग में इस तरह से लिख दूं, ग्रुप्स बना के आगे उसके ये लिख दूं कि कितनी रीडिंग जो है वो किस क्लास में आ रही है, तो आप फौरन कहेंगे जी रहने दे, अब हमें शायद किसी चीज की ऐसा जरूरत नहीं है और हम बड़ा आसानी से इस डेटे को रीड कर सकते हैं। तो कंटिन्यूस डेटा सेट का टेबल कैसे बनाना है, ये हमारा कंसर्न था। अच्छा लग रहा है, आप कहें ये तो बड़ा अच्छा हमें समझ आ रही है, लेकिन अब क्वेश्चन जाहिर है आप ये करेंगे जी बनाया आपने कैसे है। तो बनाने के लिए कल के 3 क्वेश्चन जो आपने मुझसे करने थे, मैंने खुद ही अपने आप से कर लिए और आज उसको आंसर कर देता हूं। तो आप, मैं समझ रहा हूं कि आपके जो 3 क्वेश्चन वो ये थे कि मैंने 6 क्लासेस बनाई हैं, तो ये 6 क्यों है, इसको मुझे आंसर करना है कि अगर ये 6 क्लासेस हैं, ये 6 क्लासेस हैं, तो ये 6 मैंने क्यों बनाई हैं। बिल्कुल सही है, एक आंसर मुझे ये करना है। सेकंड, हर क्लास की जो लेंथ है, इसे लेंथ कह रहा हूं, जो एक स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट हुई है, एक स्पेसिफिक नंबर पर एंड हुई है, तो ये 5 की लेंथ बनती है, 5 की बनती है, 4 की नहीं कहना। उसकी रीजन अभी हम बताएं। आप क्या करते हो, मैं वैसे चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी आप किसी भी 2 नंबर्स को आपस में माइनस करते हो, नेगेटिव करते हो, एक नंबर उसमें शामिल होता है और सेकंड नंबर जो है वो उसमें से एक्सक्लूड हो जाता है। आपने जब 90 माइनस 86 किया और कह दिया जी 4 आंसर है, तो 90 उसमें शामिल है लेकिन 86 उसमें से आपने एक्सक्लूड कर दिया है। जबकि मैंने ये लिखा हुआ है कि इस क्लास में वो वैल्यू आएंगी जो 86 हो, चले मैं लिखता हूं 86 हो या 87 हो
या 88 हो, 89 हो और 90, इनमें से कोई भी वैल्यू होगी वो हम इस क्लास में रखेंगे और वो 6 बनती हैं। तो काउंट करेंगे कितनी है, 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 है, 4 नहीं है। अगर आप 90 माइनस 86 करेंगे तो क्या करेंगे, 90 तो चले आप रहने देंगे, 90 तो इंक्लूड होगा, लेकिन 86 जो है वो आपके लिए आप उसमें से उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, तो इसलिए आप इसे ये नहीं कहेंगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हर क्लास की जो विड्थ है वो 5 की है। तो दूसरा क्वेश्चन कि जी हर क्लास की विड्थ आपने 5 की रखी है, तो क्या ये फिक्स है, क्या ये यूनिवर्सल है, हमें भी हर क्लास बनाते वक्त 5 की ही विड्थ रखनी है? तो ऐसा नहीं है। वो मैंने कैसे डिसाइड की, ये आपकी जानिब से सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, आपने क्लास को 86 से स्टार्ट किया, 50 से क्यों नहीं किया, 80 से क्यों नहीं किया, 85 से कर लेते, क्यों आपने स्टार्ट जो है वो? तो 3 क्वेश्चन अगर हम आंसर कर देंगे तो इट मींस कि हमें बनाना। अब एग्जाम में ज़ाहिर एग्जामिनर आपको ये तो नहीं कहेगा कि ये जी डेटा लें और इसके आप मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल बना के दिखाएं, आप बना के उसे तो नहीं दिखा सकते। हाँ, वो ये जरूर पूछ सकता है कि डेटा है, अगर ये डेटा हो तो आप इसकी कितनी क्लासेस बनाएं। तो आप शायद हम ये ना कहें जी जितना हमारा दिल करे, ठीक है। हर क्लास की विड्थ कितनी रखेंगे ये भी हमें शायद बताना पड़े। क्या वो मेथड है या मैंने कौन से फार्मूले समझ ले यूज किए हैं इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए? तो पहला क्वेश्चन था, ये मैंने अब कंस्ट्रक्शन बताने लगा हूं कि किस तरह से हम इसको जो है वो कंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे इस प्रोबेबिलिटी टेबल को। मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं, मैं जब मैं कहूंगा ना फिर आप हैंड रेज किया करें। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अ फ्रीक्वेंसी टेबल। तो जो पहला स्टेप है वो है डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस, कि मैंने कैसे डिसाइड किया, 6 क्लासेस का मैंने डिसीजन किस तरह से लिया, 6 क्लासेस का। ये किसने कांटा मारा? प्रॉब्लम है ये कुछ लोगों के माइक देखिए ऑन हो जाते हैं तो शायद आपको पता ही नहीं है कि उनके माइक में शोर आ रहा है क्लास में, या तो वो क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, आप फिर चले जाए नहीं पढ़नी अगर आपने क्लास। मोहम्मद अफान, ये कौन है? अफनान, इसका माइक कौन है? अब देखिए ना, उसे पता ही नहीं है कि उसका माइक कौन है। मैंने उसको रिमूव कर दिया क्लास से एज अ पनिशमेंट। जिसका माइक ऑन था मैंने उसको क्लास से रिमूव। एकदम मुझे बार बार आपके माइक ऑन करने पड़ते हैं, वो थोड़ा सा डिले होता है, इसलिए मैंने आपको अलाउ किया है कि आप करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका दिल जब दिल चाहे वो अपना माइक ऑन करके जो है ना तो वो कर ले, वो अलाउ नहीं है आप लोग, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने उसको जो है वो रिमूव कर दिया क्लास। और रिमूव का मतलब होगा कि वो आज की क्लास में एंटर नहीं हो पाएगा, वो कल देखेंगे उसको। बी केयरफुल फॉर योर माइक्स, कंट्रोल में रखें अपने माइक। ये नहीं हो सकता कि आपको पता ही नहीं चल रहा ना। बी केयरफुल। डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस। एक्चुअली 2 चीजें होती हैं। माइक जो होता है ना, हमें कान पर हेडफोन लगाने पड़ते हैं ऑल द टाइम। 2 घंटे की क्लास है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जब मैं आपको कहता हूं ना कि माइक ऑन करे तो उस वक्त मैं हेडफोन जो है वो अपने लगाता हूं और फिर मुझे आपकी आवाज होती है, तो इस वजह से मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन ये ठीक नहीं है। मैंने आपको एक चीज जब समझाई है तो देन क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि शायद ये जो कम कर रहे हैं, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया क्लास से और कल देखेंगे इसको एंटर करते हैं कि नहीं करते। चलिए, कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है? डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस।
हाउ टू डिसाइड कि कितनी क्लासेस होनी चाहिए? सिंपल इज दैट, ना ज्यादा ना कम। बहुत ज्यादा भी नहीं बनानी क्लासेस, बहुत कम भी नहीं बनानी। आप कहेंगे ये तो कंफ्यूज है, हम ज्यादा कितनी होती हैं, कम कितनी होती हैं? तो फिर एक साइंटिस्ट ने, स्टैटिस्टिशियंस ने एक रफली फार्मूला दिया। उसने कहा जी फिर ऐसे डिसाइड कर ले, रफली एक उसने एक अप्रोक्सीमेटली फार्मूला दिया। अच्छा, जितने भी फार्मूले होंगे, अगर तो कोई चीज फिक्स होगी यानी कि वो चेंज नहीं होगी, तो मैं कहूंगा ये इट इज अ पार्ट ऑफ अ फार्मूला। लाइक वन, हर क्वेश्चन में लिखेंगे इट इज अ पार्ट ऑफ अ फार्मूला, प्लस 3.3, ये जो 3.3 है, ये जी हर दफा यही लिखना है, हर दफा यही लिखना है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ फार्मूला। डेटा से फिर क्या आपने देख के लिखना है, और वो लिखना है एन। क्या होता है एन? नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा। हाँ, ये अब किसी डेटा में 20 वैल्यूज होंगी, किसी डेटा में 30 होंगी, किसी में 50 होंगी। तो इस फार्मूले को अगर मैं अप्लाई करूं, तो 1 प्लस 3.3 मल्टीप्लाई विद लॉग, मैथमेटिक्स का लॉग फंक्शन, एंड इनटू 30। इस फार्मूले को अगर आप सॉल्व करें तो आंसर आता है 5.87। यही फार्मूला आप सजेस्ट किया गया लोगों ने, जिन्होंने देखा उन्होंने कहा हाँ ये ठीक नजर आ रहा है। तो एक फार्मूला रफली नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड इस फार्मूले से की जा सकती है। क्या? 1 प्लस 3.3 लॉग ऑफ एन, और नंबर ऑफ क्लासेस को हम के के साथ लिख देते हैं। वो फिक्स नहीं है, लेकिन रूटीन में हाँ, नंबर ऑफ वैल्यूज को एन के साथ लिखना शायद स्टैटिस्टिक्स में फिक्स है, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस को आपके लोग रूटीन में लिख देते हैं, तो मैंने भी वो इमिटेशन यूज किया। तो 1 प्लस 3.3 इज अ पार्ट ऑफ अ फार्मूला। फार्मूला ऐसे क्यों बना है? ये 10.4 क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा? ये 3.3 ही क्यों लिखा है? प्लस क्यों किया है? मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? कंस्ट्रक्शन मैंने इस क्लास में डिस्कस आपसे नहीं करनी। हाँ, जब हमारे पास कोई और स्टूडेंट होंगे तो शायद हम उनको लॉजिकली समझाएं, जो हमसे बीएस कर रहे हैं या एमएस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, कि ये क्यों ऐसा बनने, ऐसा फार्मूला है क्यों। उनको हमने फार्मूला डेवलपमेंट सिखानी है, आपको फार्मूले का यूज सिखाना है कि जी यहाँ पर बस ये आपने फार्मूला यूज करना। तो 5.87। और एक और पॉसिबल सजेशन है, आंसर नहीं सेम आएंगे, आप कहेंगे आंसर शायद सेम आएंगे। एक और पॉसिबल सजेशन ये थी कि जितनी आपके पास वैल्यू हैं आप उसका स्क्वायर रूट ले। 30 थी ना, तो 30 और उसका स्क्वायर रूट। तो आंसर तो नहीं सेम आएंगे, लेकिन दोनों जगह आप नोट करें डेसिमल आंसर आ रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 5.87 क्लासेस बनाना पॉसिबल नहीं है, तो होल नंबर जरूर मैच करेगा। आपने इसको नेक्स्ट होल नंबर में ले जाना है, अगले होल नंबर में। राउंड नहीं मैं कह रहा, मूव टू द नेक्स्ट होल नंबर, होल नंबर कंप्लीट। ताकि हम 5.5 क्लासेस तो नहीं बना सकते कि जी एक क्लास स्टार्ट की, आधी आधी रास्ते पे गए खत्म कर दी। तो इसको अगर आप नेक्स्ट होल नंबर करें या इसे नेक्स्ट होल नंबर करें तो वही 6 बनते। ये वो रीजन है कि क्यों मैंने अपने डेटा सेट के लिए 6 क्लासेस बनाई थी। तो ये तो हर डेटे पे फिक्स नहीं होगी, किसी डी में अगर 20 वैल्यूज हैं तो जाहिर है जब यहाँ 20 का स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर और आएगा। अगर 50 है तो 50 का स्क्वायर रूट, या इधर 50 रखेंगे तो आंसर में भी 7 पॉइंट समथिंग आ जाए। तो आपने उसे नेक्स्ट राउंड करना है, इसलिए कि क्लास थोड़ी बहुत बड़ी हो जाए खैर है, अगर क्लास छोटी होगी तो वैल्यू उसमें आएंगी नहीं। जस्ट लाइक दैट, आपका शू है, अगर लिटिल बिट आपको बड़े हैं तो कोई बात नहीं, आगे टिश्यू रख लीजिएगा, कॉटन रख लीजिएगा, पाँव तो आ जाएंगे ना। लेकिन अगर आपके साइज से नंबर कम है तो आप कहेंगे जी मेरा तो पाँव इसमें फिक्स नहीं हो रहा। तो डेटा कंप्लीट फिक्स नहीं होगा अगर आपने उसे 5 क्लासेस डिसाइड कर ले। 6 कर लें, कोई क्लास थोड़ी सी बड़ी बन जाएगी, कोई बात नहीं, डेटा तो उसमें आ जाएगा। तो ये वो रीजन है कि क्यों मैंने डेटा की 6 क्लासेस बनाई है, मैंने इस फार्मूले से हेल्प ली है। तो ये तो पहला आंसर कर दिया गया कि जी कैसे क्लासेस कैसे डिसाइड करें। सेकंड, हर क्लास की विड्थ कितनी होनी चाहिए। इससे पहले आप कैलकुलेट करेंगे कि डेटा की रेंज क्या है, कितनी वैल्यू हमने इस डेटा में प्रेजेंट करनी है, कितनी वैल्यूज कहां से कहां तक है, लेकिन ना रेंज। अब इस रेंज, बिल्कुल ये स्टैटिस्टिकल वर्ड है रेंज, और उसका फार्मूला है मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू आप माइनस कर देंगे तो ये रेंज बनती है 25। मतलब क्या 25 वैल्यूज नहीं, वो तो वैल्यूज तो 30 हैं, वो जो
टोटल जो वैल्यूज की वेरिएशन आ रही है, आपके 87 से लेके 112 तक वैल्यूज वेरी कर सकती हैं। 112 से लेके और 87 तक, इसके दरमियान वैल्यू वेरी कर सकते, क्योंकि मैंने नोट कर लिया बड़ी से बड़ी वैल्यू 112 है, कम से कम वैल्यू 87 है, तो फिर मैंने नोट किया, जिसे रेंज कहते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम 25 बनती है। मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि मैंने 6 क्लासेस में डेटा को अकोमोडेट करने की कोशिश करनी है, लेकिन डेटा वेरी कर रहा है और 25 की वो वेरिएशन बनती है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और हर क्लास का इंटरवल आ जाएगा। इंटरवल विड्थ कह दें हर क्लास। फिक्स एनोटेशन क्लास इंटरवल के लिए एज, फिक्स एनोटेशन रेंज के लिए आर, लेकिन के नंबर ऑफ क्लासेस के लिए फिक्स नोटेशन नहीं है। तो हम हर क्लास का इंटरवल डिसाइड करना है। कैसे? रेंज 25 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस विच इज 6, आंसर 4.17। अगेन होल नंबर में ले लें, क्यों? छोटी छोटी चीजें बनाते रहेंगे, 4.17 फिर 4.18, तो ये मुश्किल, तो रिकमेंड किया जाता है मूव टू द नेक्स्ट होल नंबर। तो होल नंबर मैं कह रहा हूं, अब मैं राउंड नहीं कह रहा, फिर वही प्रॉब्लम आएगा। क्लासेस अगर आपने छोटी बना दी, अंडर साइज क्लासेस, डेटा नहीं फिक्स होगा। क्लासेस कम बना दी, डेटा नहीं आएगा। क्लास का साइज छोटा रख दिया, डेटा नहीं आएगा। आप कहेंगे अगर बड़ी बना देंगे तो फिर डेटा तो आ जाएगा ना, थोड़ा सा डेटा लेंथ, क्लास लेंथ ही हो गई। लाइक एक कोई गाड़ी है, आप उसमें सामान लोड कर रहे हैं, फर्ज करें बहुत स्पेस है उस गाड़ी में, क्या आप उस पूरी गाड़ी में जिसमें बहुत स्पेस है एक चेयर ले जा सकते हैं? आप में ले जा जाएंगे, जगह ही बच जाएगी ना। तो ये तो नहीं आप कह सकते कि उस गाड़ी में चेयर नहीं ले जाई जा सकती, लगाई जा सकती है, लेकिन उस गाड़ी की स्पेस से ज्यादा अगर कोई चीज वहां रखने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं फिक्स होगी। तो यहां पर भी हम यही कह रहे हैं कि अगर आपने क्लास अंडर साइज कर दी, थोड़ी सी काट दी कि चलें जी 4.17 को 4 कर लेते हैं, और हर क्लास के साथ ये किया, एक क्लास के साथ नहीं, तो फिर आपकी क्लासेस की लेंथ कम रह जाएगी, डेटा बच जाएगा, फिक्स नहीं पूरा होगा। तो इसलिए नेक्स्ट होल नंबर, तो ये 5। तो ये जो 2 डिसीजन थे, 2 क्वेश्चन हो गए। कितनी क्लासेस? 6, हर इंटरवल कितना? 5 का। नेक्स्ट, स्टार्ट कहां से लेना है? डिसाइड वेयर टू लोकेट द क्लास लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। लिमिट रखनी है ना हमने, कहां से इसको स्टार्ट करना, उसको लिमिट्स बोलते हैं। जहां से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं उसे लोअर लिमिट कह देते हैं, जहां क्लास एंड होती है उसको हम अपर लिमिट का नाम दे देते हैं। तो कहां से क्लास को स्टार्ट करना है, ये तो पता है, 5 का इंटरवल बनाना है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक वे तो नहीं है, लेकिन जो रूटीन का डिसीजन है वो क्या है? जस्ट बिलो द मिनिमम वैल्यू इन द डेटा, just below the minimum values in the data। अब डेटा की मिनिमम वैल्यू हमें पता है 87। जो मेरे पास डेटा मुझे नजर आ रहा है वो सारे का सारा डेटा जो है वो होल नंबर्स की फॉर्म में है, लाइक दिस वन। 87 डेटे की मिनिमम है। पूरे डेटा में ढूंढना, पहली वैल्यू नहीं कह रहा, बाई चांस वो पहले लिखी हुई है, वरना आपको पूरे डेटा से एक दफा तो आपको डेटा विजिट करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए एक दफा तो डेटा आपको विजिट करना ही होगा कि जी ये कितनी कितनी वैल्यू इस डेटा सेट में आ रही। तो आप डेटे की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आप नोट करेंगे। जस्ट बिलो द मिनिमम वैल्यू इन द डेटा, मिनिमम वैल्यू है 87, जस्ट बिलो 86, तो पहली क्लास आपने 86 से जो है वो आपने स्टार्ट ले लेना, और 5 विड्थ पहुंच जाएगी क्लास आपने खत्म करनी है, क्योंकि इंटरवल 5 का रखना है, और फिर अगली क्लास स्टार्ट कर देनी है। फिर जब उसकी 5 विड्थ पूरी हो जाएगी उसे खत्म कर देना, फिर अगली क्लास स्टार्ट कर देनी है। क्या ये ऐसे करते ही जाना है? नहीं, सिर्फ 6 क्लासेस बनानी है। इस तरह से स्टार्ट ले लिया, 5 का इंटरवल करके क्लास खत्म की, अगली बनाई, 5 का इंटरवल के बाद खत्म की, नेक्स्ट, और 6 क्लासेस पूरी हो जाए, आपने कहना ओके फाइन। ये हमने क्लासेस अभी बनाई है, डेटा नहीं रखा उसमें, सिर्फ 6 क्लासेस बनाई हैं। और क्या खूबी है जी, 6 क्लासेस हैं, हर क्लास की विड्थ 5 की है, और क्लास का जो स्टार्टिंग है वो जस्ट मिनिमम वैल्यूज इन द डेटा है। और इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट द डेटा इनटू क्लास, अप्रोप्रिएट क्लास, किस क्लास में रखना है भी, जिस क्लास में वो आएगा। देखते हैं कैसे रखते हैं। क्या किया जाता है?
टैली मार्क लगाई जाती है, वो आगे भी जिक्र हो चुका था। लाइन, छोटी सी एक लाइन, वर्टिकल लाइन, जिसे हम टैली मार्क बोलते हैं। जिस क्लास में वैल्यू आएगी वहां एक टैली लगा देंगे, फिर उसी क्लास में आ जाएगी एक और टैली लगा देंगे, आती जाएंगी, हम टैली लगाते जाएंगे, बाद में सारी टैलीज गिन के लिख देंगे कि जी इस क्लास में इतनी वैल्यूज आ चुकी हैं, इस क्लास में इतनी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब डेटा आपने डिस्ट्रीब्यूट क्लासेस में किस तरह से करना है, मैंने लिख दिया है, देखें 6 क्लासेस हैं, लेकिन कैसे? सबसे पहले तो आपने देखना जी स्टार्टिंग 86 है, ये लोअर लिमिट है, यहां अपने अपर लिमिट देखनी है, क्लास खत्म हो जाएगी। आप पहले सारी लोअर लिखेंगे, लिखने का वे है ना, गलती नहीं होगी। 5 का इंटरवल है ना, इसमें 5 ऐड कर लें, 86 में 5 ऐड करेंगे तो 91 बनता है, इसमें 5 ऐड कर ले 96 आ गया, 5 ऐड कर ले 101 आ गया, 106 आ गया, 111, 6 पूरी हो गए ना, बाकी मुझे बनाना नहीं है, 6 पूरी हो गई। 91 से एक कम पिछली क्लास को खत्म कर दिया, 90, 95, 100, ये देखें ये भी ऑटोमेटिकली 5-5 के साथ चल रहे हैं, 90, 95, 100, 105, 110 एंड 115। नोट करें ये वही बन गए 6, 1 2 3 4 5 6। मिनिमम वैल्यू थी 87, 86 से स्टार्ट लिया है। अब क्लास की लेंथ ये नहीं होगी, ऑटोमेटिकली ये देखें ये पूरी है, इंक्लूड 86 एज वेल, 86, 87, 88, 89 एंड 90, दीज आर 5 वैल्यूज। तो आपने क्लासेस बना ली। अब जब आप क्लासेस बना लें और उसके बाद अब आपने डेटा प्लेस करना है और कह दिया टैली कॉलम लगा ले साथ, टैली कॉलम याद है ना, टैली कॉलम एक दफा डेटा पढ़ना पड़ेगा वरना 6 दफा पढ़ना पड़ेगा कि जी पहली क्लास में कितनी वैल्यू आ रही है, दूसरी में कितनी आ रही है, तीसरे में कितनी आ रही है, 6 क्लासेस हैं, हर दफा आपको नोट करना पड़ेगा, एक एक 30 वैल्यू पढ़नी पड़ेगी, फिर 30, फिर 30, फिर 30, 6 दफा 30 वैल्यूज, बहुत टाइम लगेगा। डेटे को हम एक दफा रीड करेंगे, कैसे? आप देखते जाएं कि हमारे पास क्लासेस कितनी है। फर्ज करें पहली वैल्यू जो है, अगर मैं आपके पास डेटा तो खैर होगा, नोट करें तो पहली वैल्यू मेरे पास है, देख लेते हैं, ये वाला डेटा है 87 है, जिस तरह से मर्जी रीड कर लें, चाहे उसको ऐसे रीड कर लें या उसको ऐसे रीड कर लें, तो इससे कोई फर्क नहीं, मैंने तो लिखा हुआ, मैं डेटा तो एक ही लाइन में लिखा जा सकता है। 87, 88, 87, 98 कुछ इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो अब वो प्लेस करना मेरे लिए आसान है, एक एक रीडिंग पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे, एक एक रीडिंग पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे कि ये कैसे हमने रीडिंग्स लिखनी है। फर्ज करें एक वैल्यू 88 है, ये क्लास कह रही है कि कोई भी प्लांट अगर 86 से 90 सेंटीमीटर की हाइट का होगा तो हम समझेंगे कि वो पहली क्लास में आएगा। तो एक प्लांट था उसकी हाइट थी 88, 88 तो इसी क्लास में आएगा ना, 86 से 90, तो अब एक टैली लाइन लगा जिससे मुराद होगी एक प्लांट ऐसा है जिसकी हाइट 86 से 90 के दरमियान में है, 88। अगला आ गया 87, फर्ज करें वो भी इसी क्लास में आ जाएगा, 89 इसी क्लास में आ गया, 98 वो इस क्लास में चला गया, 103 इस क्लास में आ गया, 87 वो फिर पहली क्लास में आ गया। इस तरह से एक एक वैल्यू आप रीड करते जाओगे और जिस क्लास में आती जाएंगी उस क्लास में हम एक वर्टिकल लाइन जिसे टैली कहते हैं वो मार्क कर देंगे, और जब 4 टैलीज पूरी हो जाएं, पुट द 5th टैली अक्रॉस द फर्स्ट 4 टैलीज, पहली 4 टैलीज को आपको पैकेट ऑफ 5, ये लास्ट टाइम भी हमने इसी चीज को डिस्कस किया था। तो अब मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं। अच्छा ये मैं अभी ये कॉलम मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा, मैं टैली कॉलम कंप्लीट कर दिया कि एक एक वैल्यूज को मैं रीड करता गया, पढ़ता गया, जिस क्लास में आ रही थी मैंने लाइनें लगाती गई, बाद में मैंने लाइनों को गिन दिया, टैली लगा दी और फ्रीक्वेंसी काउंट करके आगे लिख दिया कि जी 5 ये पैकेट है और 6ठी ये टैली है, तो 6 रीडिंग, ये 4 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 1 है, 30 पूरी होगी। 30 डेटा वैल्यूज थी, मैंने उनको हर एक को उनकी अप्रोप्रिएट क्लास में रख दिया, और अब मुझे डेटे का पैटर्न, डेटे का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गया
कि ये डेटे का पैटर्न या डेटे का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। आई थिंक सो अब आपको ये तीन चीजें क्लियर हो गई। हाउ टू डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच क्लास एंड व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये जो आगे मैंने क्लास बाउंड्रीज वर्ड लिखा है, एक्चुअली मैं यहाँ इनको ना हम क्लास लिमिट्स कहते हैं, लिमिट्स। और ये वर्ड मैंने लिखा हुआ है क्लास बाउंड्री, इसे हम कहेंगे अपर क्लास बाउंड्री एंड दिस वन इज द लोअर क्लास बाउंड्री। तो अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री, ये क्यों जरूरत, पहले तो नहीं बनाई, यस, जो पहले मैंने आपको दो प्रेजेंटेशंस बताई हैं उसमें तो नहीं हमने बनाई, इसमें क्यों जरूरत पड़ी। ये डेटा है कंटिन्यूस, और फर्ज करें मैं फिलहाल यही आपके पास एक डेटा रखा हुआ है, ठीक, डेटा कंटिन्यूस है। इसको अगर मैं स्ट्रक्चर करूं तो आप कह लीजिए क्लास 86 से स्टार्ट हुई है और इस क्लास को मैंने 90 पे जो है वो खत्म किया है, 90 पे ये क्लास जो है वो फिनिश हो गई है। फिर अगली क्लास जो स्टार्ट की है वो 91 से मैंने स्टार्ट की, 91 से, और वो क्लास जाके खत्म हुई है 95। अच्छा, ये जो क्लास है इसमें ये जो 91 से मैंने स्टार्ट की है और देन जाके उसको खत्म किया है, आप कह सकते हो कि ये बहुत बड़ा गैप है। जी गैप कैसे है, 90 के बाद 91 ही तो आता है, 90 के बाद 91 ही तो आता है डिस्क्रीट डेटा में। डिस्क्रीट डेटा में कंटिन्यूस अगर डेटा हो वो पढ़ चुके हैं, दैट कैन अज्यूम एवरी पॉसिबल वैल्यू, तो फिर तो 90.3 90.4 ये भी आएंगे, आ सकते हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये कहा था कि आपने डेटे को नहीं देखना कि ये तो सारे होल नंबर ही लिखे हुए हैं तो ये तो डिस्क्रीट डेटा है, आपने कैरेक्टरिस्टिक देखना है, हाइट है, मेक अ वर्ड है ना, आ सकता है डेसिमल, हाँ जी आ तो सकता है, तो फिर कंटिन्यूस है। डेटा देख के नहीं बताना आपने कि होल नंबर है तो ये डिस्क्रीट है, अगर उसमें डेसिमल लिखे होंगे तो हम कह देंगे ये कंटिन्यूस है। नो, डेटे का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्या है, हाइट, हाइट किसी भी प्लांट की 90.3 सेंटीमीटर आ सकती, तो हम कह सकते हैं आ सकती 90। अब पहली क्लास में तो वो प्लांट आएंगे जो 90 सेंटीमीटर के होंगे या उससे कम, और दूसरी क्लास में आएंगे जो 91 से हाइट जिनकी ज्यादा होगी, तो 90.3 तो गैप वाली जगह पर आ रहे हैं, ना वो पहली क्लास में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना वो दूसरी क्लास में। यस, ये प्रॉब्लम है। तो फिर क्या करना है, आपने इनका गैप खत्म कर देना है, क्लासेस जोड़ देनी है। वो गैप खत्म हो गया, लाइक ये यहां पर था, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पर, और जो व्हाइट प्लेसेस हैं ये गैप है, आपने इस गैप को खत्म करना है। क्या करना है, आपने इस गैप को इस तरह से खत्म करना है कि ये खत्म करके और कुछ ऐसे करना है कि जहां पर एक क्लास खत्म होगी क्लास, दूसरी का स्टार्ट भी वहीं से कर दें, बिल्कुल उसी पॉइंट से स्टार्ट लेके फिर अगली क्लास बनाए, यहां पर खत्म हो, अगली क्लास बिल्कुल उसी पॉइंट से स्टार्ट करके फिर अगली क्लास बनाए। अब देखें किसी भी क्लास में कोई गैप नहीं है, तो हम कह सकते हैं क्लासेस क्या हो गई, कंटिन्यूस हो गई, देयर इज नो गैप। डेटा कंटिन्यूस था, क्लासेस में गैप था, गैप रिमूव किया और कह दिया कि क्लासेस कंटिन्यूस हो गई। अब गैप रिमूव करना कैसे है, ये क्वेश्चन है। इनका डिफरेंस नोट कर लें, यही गैप है ना, 90 पर खत्म हुई थी, 91 से स्टार्ट हुई थी, तो आप वो गैप नोट करेंगे, एक का गैप है 1, इस गैप को हाफ कर दें 0.5, जितना गैप था उसको हाफ कर दिया 0.5। और अब क्या करेंगे, देखें अगर फर्ज करें मैं अगर पहला लिख रहा हूं तो पहले मैंने ऐसे लिखा था, बाद में मैंने गैप खत्म किया, जो टोटल गैप था। अब किसी से अगर बात करें ना, आपने लड़ाई करनी हो ना, आपका दिल कर रहा ना उसका दिल कर रहा, तो कहता आ जरा मैं तुमसे लड़ाई करूं, वो कहता तू आ, अगर आपने लड़ाई करनी है तो जाओ उसके सर फाड़ो, लेकिन आप कहते हो तू आगे आ ना, तू आगे आया तो मैं तुम्हें मारूंगा, वो कहेगा तू आगे आया तो मैं मारूंगा। तो लड़ाई करनी है ना तो दोनों ने करनी है ना, तो एक एक कदम फट जाए, जितना डिस्टेंस है आधा ये आगे आ जाए और आधा ये पीछे आ जाए, कंटिन्यूस हो जाए, एक ही जगह पर आ जाएंगे।
और यही टेक्निक मैं अब आपको यहां पर कह रहा हूं कि जो गैप है आधा एक क्लास को कवर करवाएं, उसको आगे मूव कर दें और अगली क्लास को आधा पीछे ले आए। जब एक आगे चले गया, अगली क्लास आधी पीछे आ गई, तो एक ही जगह पर पहुंच गए। तो करना हमने क्या है, लोअर लिमिट को माइनस कर दें, कितना, आधा डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किया। तो इसमें मैंने माइनस किया तो ये बन गया 85.5। इसमें ऐड कर दें, यानी कि जो अपर लिमिट है उसे बढ़ा दें, लोअर लिमिट को कम करें। अब देखें 91 में जब मैं 0.5 माइनस करूंगा तो ये 90.5 आएगा, और इसमें मैं ऐड करूंगा तो ये 95.5। 96 में माइनस किया जाएगा तो ये 95.5 आएगा। 100 में प्लस कर दिया जाएगा तो ये 100.5 आ जाएगा। तो जहां पर एक क्लास खत्म हो रही है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर ही दूसरी क्लास स्टार्ट ले रही है। अब इनमें गैप नहीं है। क्यों? ये क्लास यहां खत्म हुई है तो ये क्लास यहीं से स्टार्ट भी ले रही है। देयर इज नो गैप। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि देना तो गैप नहीं। तो एक जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली खत्म हो गया है कि जी किस तरह से आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो गैप था वो मैंने खत्म कर दिया है कि किस तरह से हम लोग ये सारे के सारे जो गैप्स हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं, गैप्स को हम रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद गैप रिमूव हो गए, बड़ा काफी हमारा प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो गया। गैप रिमूव हो गए, प्रॉब्लम हमारा काफी सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा इशू रह गया, और वो ये है कि जी अगर तो वो 90.3 आ जाए कोई भी प्लांट की हाइट, वो तो हमें क्लियर हो गया कि वो इसी क्लास में आ जाएगा, 90.5 तक है। लेकिन अगर कोई एग्जैक्ट 90.5 आ जाए, अब क्या करें? क्यों? वो इस क्लास में भी हमने लिखा हुआ है और इस क्लास में भी लिखा हुआ है। तो फिर इसका तरीकाकार ये है कि जो ट्रेडिशनल वे है कि जो अपर बाउंड्रीज हैं वो उस क्लास का हिस्सा नहीं कंसिडर होती। फर्ज करें मैं इसको लिखूंगा ना, अगर समझाने से लिखना, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख दूंगा हाइट विच इज लेस देन 90.5 but greater than or equal to 85.5। अब इसको पढ़ें तो ऐसे प्लांट जिनकी हाइट 90.5 से लेस है। अब देखिए ना, समझाने के लिए मुझे एफर्ट करनी पड़ रही है, लिखते वक्त कह दीजिए लेस का मतलब है फिर 90 पॉइंट शामिल तो नहीं करना, हाँ जी वो तो नहीं करना। लेकिन अगर दूसरी साइड पर आ जाए, इधर मैंने लिखा हुआ ग्रेटर होनी चाहिए हाइट 85.5, एंड देन अगर कहें जी 85.5 हो तो वो भी शामिल कर लें, वो भी कर लें क्योंकि इक्वल साइन लिखा हुआ। तो सिंपल इज दैट कि अपर लिमिट्स जो हैं, लिखते तो है, मजबूरी है लिखना तो है क्योंकि गैप तो देना नहीं है। अपर लिमिट जो होती हैं, अपर लिमिट्स, वो अपर बाउंड्रीज, वो उस क्लास में नहीं कंसिडर होती, लेकिन जो लोअर बाउंड्रीज हैं वो उस क्लास का हिस्सा कंसिडर की जाती हैं। तो फिर अगर कोई 90.5 रीडिंग आ जाए, चूंकि ये लिखा तो हुआ है लेकिन इस क्लास का हिस्सा नहीं है, तो हम उसको इस क्लास में प्लेस कर देंगे। तो ये भी आपको रीजन अब क्लियर हो गई कि क्यों हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी है whenever the data is continuous variable। अगर डेटा कंटिन्यूस है तो हमने, आप कह लें, ग्लासेस का गैप खत्म करना है। किस तरह से? जितना गैप हो उसको हाफ कर दें, और वो जो आंसर आएगा लोअर से माइनस कर दिया, अपर में आपने ऐड कर दिया, वो गैप रिमूव हो गया, एंड देन क्लासेस कंटिन्यूस हो गई। और वो कंफ्यूजन नहीं रही कि जी दोनों जगह वो वैल्यू आ रही है। तो आप समझ लें कि अपर बाउंड्रीज आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट क्लास, ओनली द लोअर बाउंड्रीज आर द पार्ट। 90.5 दोनों जगह लिखा हुआ, एक में अपर में लिखा हुआ, एक में लोअर में लिखा हुआ, जिसमें अपर में लिखा हुआ वो उसका हिस्सा नहीं समझा जाएगा, जिस जगह पर 90.5 लोअर में लिखा हुआ दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द क्लास। तो ये चीज क्लियर हो गई। देन टैली लगा दिया और उसके बाद फ्रीक्वेंसी काउंट कर दी। यहां तक अगर आप बनाते हैं तो हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया, किस डेटे का? कॉन्टिन्यूस का। लिमिट्स के बाद बाउंड्रीज भी हमने बना दी।
अच्छा, इसके बाद अब कुछ 3 से 4 कैलकुलेशन ऐसी हैं इसी टेबल पे जो इसका पार्ट नहीं है, यानी कि फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए वो बनाना जरूरी नहीं है। अगर कोई कहे ना, फर्ज करें, एक तो आएगा नहीं एग्जाम में इतना, आपको आपने देख ही लिया वो एक डेटा वैल्यू प्लेस करनी है, फिर एग्जामिनर को कैसे दिखाना है, तो मैक्सिमम आपको वो पूछ सकता है जी इसकी क्लासेस कितनी बनेगी या विड्थ कितनी बनेगी, तो इससे अलावा शायद और कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन इसके रेलेवेंट कुछ कैलकुलेशन है, टेबल की बात है वो यही वही दो कॉलम 3 कॉलम है, लेकिन इससे रेलेवेंट कुछ ऐसी कैलकुलेशन है जो मुझे अपने फ्यूचर में न्यूमेरिकल वर्क के लिए मुझे यूज करनी है। मैं आपको कहूंगा कि जी एक्स एक्सिस पर आप फर्ज करें मिड पॉइंट ले लें, वाई एक्सिस पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लें, तो आप कहें जी वो क्या होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो आपको आइडिया ना बताया हुआ, फ्रीक्वेंसी ओवर द टोटल। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमें आइडिया है, और वो अगर जरूरत पड़े या एग्जामिनर पूछ ले कि जी थर्ड क्लास की, फर्ज करें वो डेटा देके कह देता व्हाट वुड बी द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्लास 1 2 3 ये वाली, तो 10/30 1/3 पॉइंट जो है वो 33 आ जाएगा, इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड क्लास। क्यों? हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है। लेकिन चीज आपने, ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है, ये आसान ही आते हैं, पढ़े होंगे तो आसान है, नहीं है तो किसी को पता ही नहीं ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते किसको है। बड़ा मुश्किल था, क्या मुश्किल आई, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का नहीं पता चल रहा था वो कैसे फाइंड करते हैं, इसलिए कि उसे नहीं पता था तो मुश्किल। दूसरे ने कहा नहीं यार यही तो क्वेश्चन मुझे आता था, बड़ा आसान था, एफ को समेशन एफ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अच्छा उस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक और वर्ड मैंने आपको बोला था, दैट इज सीएफ, स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अपर लिमिट तक टोटल कितनी वैल्यूज है डेटा में। अगर मैं आपसे ये कहूं इस 90 तक टोटल कितनी है डेटा वैल्यूज, 6, वो तो वही आएगा। अब जरा सेकंड देखें, अगर मैं आपसे ये पूछूं कितने प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 95 सेंटीमीटर या उससे कम है, आप कहेंगे दोनों को ऐड करके बताएंगे। क्यों? ये जो 6 प्लांट है इनकी हाइट भी 95 cm से कम है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, इस 6 में इस 4 को ऐड कर लिया और 10 आंसर लिख लिया। नेक्स्ट, कितने प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 100 सेंटीमीटर से कम है, आप कहेंगे इन सारे प्लांट जो उससे पहले पहले हैं सब फ्रीक्वेंसी जमा कर ले, इसमें ऐड कर लिया 20, इस 20 में ये 6 ऐड कर लिया 26, 26 में 3 ऐड कर लिया 29, 26 ऐड 30, पूरे हो गए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसी भी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी हो तो उस क्लास से पहले ऊपर जितनी क्लासेस आती हैं सबकी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेट कर दे, ऐड कर दे, और पढ़ें कैसे कि अपर लिमिट तक टोटल कितनी वैल्यूज, अपर लिमिट तक कितनी वैल्यू। रिमेंबर, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी वो ये बताती है कि इन दो लिमिट्स में कितनी वैल्यूज, 10, इन दो लिमिट्स में कितनी वैल्यूज। अगर पूछा जाए 100 तक टोटल कितनी वैल्यूज, तो फिर वो 20। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मैं आपको अगले जब कुछ न्यूमेरिक्स करूंगा तो मैं कहूंगा जी इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लें, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेने का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्या मीनिंग है और हाउ टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जस्ट आप नेक्स्ट उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाएं। क्यों? पिछली आप पहले ही ऐड कर चुके हैं, वो 10 बनती है, ये वाली ये 10 बनती है टोटल, इस 10 में इस 10 को भी ऐड करेंगे तो आप कहेंगे ये इससे पिछले वाली सारी ऐड हो गई। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का पार्ट नहीं था, अगर हमें चाहिए तो हम बनाया करेंगे, वरना इस टेबल का ये हिस्सा नहीं है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट टाइम भी डिस्कस कर दी गई आपको, फ्रीक्वेंसी 6 divided by the total frequency is the relative frequency. Frequency over the total frequency is the relative frequency. तो and so on. Relative frequency का sum 1, अगर इसको इंटरप्रेट करना हो तो पहले भी किया था, एक टोटल अगर डेटे में प्लांट होता वीट का टोटल एक, उसमें से 0.2 प्लांट्स की हाइट जो है वो 86 से 90 सेंटीमीटर की रेंज में है। ऑकवर्ड है ना, तो फिर क्या करते हैं, इसको परसेंटेज में बदल लेते हैं। अब सिंपल हो गया, 20% प्लांट पहली क्लास में है
अराउंड अबाउट 13, 33, 20, 10 और आखिरी क्लास में बहुत कम प्लांट है। कितने परसेंट बनते हैं? अगर आप नंबर की फॉर्म में बताएं तो एक प्लांट, परसेंटेज की फॉर्म में बताएं तो तकरीबन 3.3% प्लांट्स जो हैं वो 100 पूरा हो जाता है। तो चूंकि हम हैबिचुअली परसेंटेज की फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन को मोस्टली रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट्स वाई हम इनको जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये कुछ हमने कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म की। अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा तो काफी नजर आ रहा है। कैसे? ये बड़ा डेटा सेट लेंथी था और हमने उस डेटा सेट को कंडेंस करके 6 क्लासेस में लिख दिया, कंडेंस कर दिया ना मैंने, एक ही स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है। लेकिन इसके लिए हमने एक प्राइस भी पे की है, और वो ये प्राइस है कि याद करें जब मैंने डेटा प्लेस किया और आपको कहा कि जी 88 फर्ज करें, 88 है और आप एक लाइन लगा दें। अगर कोई रीडिंग 89 आ जाएगी तो उसके लिए भी लाइन लग जाएगी। कोई रीडिंग 90 आ गई, उसके लिए भी लाइन लग गई। ठीक है। अब अगर फर्ज करें आपके पास ये रीडिंग ना हो और मैं आपसे पूछूं, आपने ये टेबल फर्ज करें नहीं बनाया, आपके पास रीडिंग नहीं है, तो मैं ये कहूं अगर आपसे कि ये लाइन किस रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमें इस लाइन की एक्चुअल रीडिंग का नहीं आइडिया। ये लाइन किस रीडिंग को रिप्रेजेंट कर रही है वी डोंट नो। बस इतना कह सकें कि 86 से 90 में होगी बस कोई। और ये लाइन, अब यहां पर तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जी ये 88 है, ये 89 है, लेकिन जब आप इनको लाइनें लगाते हो तो 88 की भी लाइन उसी शक्ल की है और 89 की लाइन भी उसी शक्ल की ही है। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई इस चीज को देखे कि जी इसकी ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यूज क्या हैं हर क्लास की, 6 वैल्यू तो है पहली क्लास में, लेकिन एक्चुअल वैल्यू वो कितनी है वो नहीं बताई जा सकती। ये बात इसके ड्रॉबैक में आती है। वी डोंट नो द एक्चुअल वैल्यूज इन ईच क्लास, वी जस्ट नो फर्स्ट क्लास हैज 6 वैल्यूज, what are those actual numbers 88, 89, 89 we don't know। आप कहेंगे वो डेटे में देख लें, तो बात तो फिर वही आ गई, डेटे में तो फिर जाना पड़ा है। ठीक है, तो इसी से ही फिर आपको ये कहा जाता है अच्छा चलो अंदाजा लगाओ। होता ना, किसी को बताओ वो कहेंगे नहीं यार ये तो नहीं पता चलता यहाँ से, तो हम कहते हैं अच्छा चलो कुछ अंदाजा ही लगा दो, बता दो। तो हम अंदाजा लगाना चाहेंगे कि वो वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है। अब अंदाजा लगाने में कुछ भी, क्या आप कहें जी 86 कह दें, चले ठीक है, 90 कह दें, कहने को तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जरा ये गैस करें कि अगर आप गैस करें, लेकिन ऐसा गैस करना है जिसे मैं कह दूं ये बेस्ट गैस है, सबसे अच्छा गैस है। क्यों? इसलिए कि इसमें ये एरर के चांसेस सबसे कम है। और आपसे मैं कह रहा हूं अब जरा गैस करें कि एरर भी कम, आपकी एक्चुअल वैल्यू और जो आप मुझे बता रहे हो गैस वैल्यू कह लें, उसमें एरर सबसे कम हो। अब देखिए फर्ज करें ये 86 है, 90 है, मैं कर देता हूं यहां गैस कि जी वो हर वैल्यू को आप 87 समझ लें, और वो एक्चुअल वैल्यू फर्ज करें वो यहां पर है, वो 87 नहीं थी, वो 89 थी। तो ये जो डिस्टेंस आएगा दिस इज कॉल्ड योर एरर, कि आपने उसे 87 कह दिया, वो 89 था और ये एरर आ गया। बिल्कुल ठीक है, एरर तो है। बेस्ट गैस ये था, आप जो भी आपको पूछे कि इस क्लास में वैल्यू है तो कहां पर होगी, आप कहें सेंटर में, और अगर वो वैल्यू यहां पर हो भी जाए एरर तो फिर भी है लेकिन कम है। तो फिर जब भी आपको ये कहा जाए कि जी इस क्लास में कौन सी एक्चुअल वैल्यूज हैं, पहला तो आंसर ये करें कि जी एक्चुअल वैल्यूज तो नहीं बताई जा सकती क्योंकि ये उसका ड्रॉबैक है। तो फिर कह दिया जाता है कि अच्छा ओके, गेस करके बताएं कि पहली क्लास में कोई भी अगर प्लांट है तो उसकी हाइट कितनी होगी। 6 तो हैं, आप कहें जी एक्चुअल तो नहीं बता सकते, लेकिन उनकी हाइट जो होगी वो 88 ही समझ ले। क्यों? 88 इज द सेंटर ऑफ द क्लास। तो कैसे कैलकुलेट करना है, दोनों लिमिट्स को ऐड कर ले और 2 पे डिवाइड कर दे, सेंटर आ जाएगा। 86 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 क्लास का सेंटर आ जाएगा।
और हर क्लास का सेंटर, चाहे आप बाउंड्रीज को ऐड करके देख ले या लिमिट्स को ऐड करके देख लें, दोनों को आप नोट करें कि तो आपको सेम ही आंसर मिलेगा, सेम आंसर आए। इसलिए कि वहां जो 0.5 माइनस किया था, आपने कहा वो माइनस किया तो डेटा तो फर्क है, 90.5 में 5 ऐड भी तो किया हुआ है, तो वो वहां से जो निकला था वो 90 में चले गया, तो सम तो वही रहेगा ना। तो इसलिए आपको हर क्लास का सेंटर सेम मिलेगा और इसको हम मिड पॉइंट कॉल करते हैं, क्लास का मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इन फ्रीक्वेंसी टेबल वेयर इज द वैल्यू इन ईच क्लास, और नीचे ऑप्शन थी एट द लोअर लिमिट, एट द अपर लिमिट, एट दिस वन, एट द मिड पॉइंट। वही अज्यूम एट द मिड पॉइंट अज्यूम किया जाता है नहीं। आप कहेंगे ये तो फिर तुक्का आपने लगाया, मैं कह रहा हूं कि दिस इज गेस, बट दिस इज द बेस्ट गेस। क्यों? इसके अलावा अगर आप कोई वैल्यू गेस के तौर पे लगा दें 87, तो वो एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो दैट्स व्हाई किसी क्लास में कोई भी वैल्यू अगर अज्यूम की जाए कि वो कहां पर है, तो हम कहेंगे इज एट द सेंटर ऑफ द क्लास। इसी वजह से इसका नाम है मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। तो हम अब ये समझेंगे कि आल्दो ये सही नहीं है, लेकिन बेस्ट गेस ये है कि डेटा में टोटल 6 प्लांट ऐसे हैं जिनकी हाइट 88 सेंटीमीटर। मैं कह रहा हूं एक्चुअल नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई और वे ही नहीं है। इस क्लास में है 4 प्लांट्स। अगर कोई पूछे वो क्या हाइट वाले हैं, तो मैं कहूंगा चारों 93 हाइट पे है, गेस चारों 93 पर करते हैं, एंड सो ऑन। और इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फिक्स है। अब देखिए, वैसे एक्स एक्स से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एक्चुअल डेटे को। अब मेरे पास एक्चुअल रीडिंग नहीं है, उनके बेस्ट गेस हैं, सपोज्ड वैल्यूज हैं, मैं इसलिए उनको एक्स ही कह रहा हूं कि अब मेरे पास ये डेटा 88 जो है डेटे में 6 दफा, 93 डेटे में 4 दफा, मैं इधर से पढ़ रहा हूं ना, फ्रीक्वेंसी पढ़ रहा हूं, 98 10 टाइम्स, 103 6 टाइम्स, 108 3 टाइम्स, 113 1 टाइम, एंड देन 30 वैल्यूज पूरी हो गई। तो डेटे का मिड पॉइंट इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि वी डोंट नो द एक्चुअल वैल्यूज ऑन ईच क्लास, सो वी कैलकुलेट द बेस्ट गेस व्हिच इज द मिड पॉइंट। एंड हाउ टू कैलकुलेट? add the two limits divided by 2 or add the two boundaries and divided by 2। बस लास्ट कॉलम रह गया, इस क्लासेस का इंटरवल कितना है? आप कहेंगे जी 5 बना के तो आए थे, ओके। मैं कह रहा हूं किसी और ने चेक करना हो कितने का है, वो तो नहीं बना कर आया, उसके पास तो वो रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस, आप तो चले बनाकर आ गए। एग्जामिनर आपके आगे डेटा रख देता है एक फ्रीक्वेंसी टेबल का, वो कहता है जी इसका इंटरवल बताएं, तो आपको तो पता होना चाहिए ना। अब उस डेटा तो नहीं दे रहा आपको कि जी आप पहले जी हम क्लासेस ले लेंगे, फिर रेंज ले लेंगे, फिर रेंज को क्लासेस से डिफाइन करेंगे तो एच आएगा, और तो कोई वे नहीं है। फिलहाल तो आपने यही पढ़ा हुआ है, आर को रेंज को आप के से डिवाइड करते हो तो क्लास का इंटरवल आ जाता है, जिसे हम एच से लिखते हैं। अब डेटा में आपके पास डेटा होगा तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम रीडिंग क्या है, मिनिमम रीडिंग क्या है, तो ये तो नहीं आ सकता। तो फ्रीक्वेंसी अगर टेबल बन चुका है और फिर ये नोट करना हो कि कितना हर क्लास का इंटरवल है, तो हर क्लास का इंटरवल आएगा डिफरेंस बिटवीन टू लिमिट्स, सॉरी बाउंड्रीज, एच। अपर क्लास बाउंड्री देखें लिखी मैंने, लिमिट नहीं लिखी, लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री 90.5 माइनस 85.5, और अब नोट करें तो ये 5, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 90.5 माइनस 85.5, सो द क्लास इंटरवल इज 5। आपका बिल्कुल ठीक है, ये 5 का ही है, लेकिन अगर आप इनको माइनस कर देंगे तो 4 बनेगा, 90 माइनस 86 4। अब देखें, आज मैंने आपको ये भी बात कही थी कि जब आप दो चीजें माइनस करते हैं, एक उसमें इंक्लूड होती है, एक इंक्लूड नहीं होती। तो देखिए, मैंने भी तो यही कहा कि 90.5 इस क्लास का हिस्सा ही नहीं है। आप कहें जब माइनस कर रहे हैं, तो माइनस कर रहे हैं ना, तो ये इंक्लूड ही नहीं है उस क्लास में। हाँ, ये जरूर इंक्लूड है, इसलिए देखिए 5 आ गया।
दैट्स ट्रू। तो क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना हो तो क्लास इंटरवल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला आपसे शेयर किया, अपर क्लास बाउंड्री माइनस द लोअर क्लास बाउंड्री। अच्छा, ये जो 4 कॉलम्स हैं इसके बाद के फ्रीक्वेंसी तक तो फ्रीक्वेंसी टेबल का हिस्सा, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी 3, मिड पॉइंट 4 और क्लास इंटरवल 5। ये अगले मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में किसी में मिड पॉइंट यूज होना है, किसी में क्लास इंटरवल, किसी में रिलेटिव, किसी में परसेंटेज। वहां पर मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि जी इसकी पहले आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, क्यों हमें उसकी जरूरत है। वहां पर शायद ये मैं एक्सप्लेन ना करूं कि जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते कैसे हैं, क्यों अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरह से कैलकुलेट। ठीक है जी, आज एक्चुअली आपके टाइम हो गया। और देखो मैंने आपको सेकंड टाइम मैं नहीं सुनता, मैं बाकी कहते हैं जी ये ऐसे है, मैं कहूँ ये मेरा तो एक स्टाइल है, मैं एक बात कह देता हूँ, अमल नहीं होता, नो सॉरी, नो एक्सक्यूज, पनिश करेंगे हम, इसके अलावा हम समझते नहीं है। जब पनिश नहीं है, जब तक पनिश नहीं है, इसके अलावा हमें कोई हम मतलब कल भी आपको कहा गया नाउ यू आर अ मैच्योर पर्सन। ये ऐसे तो नहीं है कि पहले मैं आपको साउंड को चुप कराऊं आके फिर क्लास पढ़ाऊं। आप देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, आप किस फील्ड में आप अडॉप्ट कर रहे हैं अपने आप को। तो ये तो नहीं है कि अकेडमियों की तरह हम बातें करें और बैठ के शरारतें करें। अगर इतना शौक है ना तो मैं आपको कॉलेज से भी इनको कह दूंगा, मैंने किया था एक दफा, मैंने कहा ये इस काबिल नहीं है कि आपके कॉलेज में पढ़ सके, तो वी विल क्विट दैट। तो ये बी केयरफुल इन फ्यूचर कि ये आप अपने माइक ऑन कर दें और देन आपस में डिस्कशन स्टार्ट कर दें। बिल्कुल मेरे पास ऑप्शन है, मैं माइक बंद कर दूं जिसको कहूं, लेकिन फिर मुझे बार बार माइक ओपन करने पड़ते हैं। तो मेरे लिए ये ज्यादा आसान ऑप्शन है कि जी माइक अलाउ करें, लेकिन जिसको कहूं वो करें। अब ये तो नहीं है उसको मैं कह रहा था वो बात ही नहीं सुन रहा, एक को मैंने कहा, एक को रिमूव किया और उसने उससे सबक नहीं लिया, ये तो उससे भी बड़ा क्राइम है। ठीक है ना, तो बी केयरफुल, अपने माइक को कंट्रोल में रखें।